जी, अब जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा इस ये विषय तो बहुत गंभीर है और विषय ये है 14 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है और कानूनी तौर पर हम मजबूत हैं। मैं कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में कुछ जवाब सवाल करना उचित नहीं समझूँगा। जो भी जज साहब ने निर्णय दिया है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। पर उसमें टिप्पणी जी, करने से पूर्व मुझे बहुत बार उसका मंथन करना पड़ेगा, तभी उन शब्दों का प्रयोग करना न्यायोचित होगा। जैसा कि हमारे द्वारा हमारे उत्तराखंड के द्वारा हाई कोर्ट उत्तराखंड में एक मजबूती के साथ जीत हासिल की हम लोगों ने और हमको पूर्ण विश्वास था कि सर्वोच्च न्यायालय से भी हम जीत हासिल करेंगे, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए थे। और दुर्भाग्य कहें या हम लोगों की किस्मत पर ऐसा लेख शायद लिखा होगा कि हमको हार का सामना करना पड़ा। पर पीड़ा की बात बहुत ये थी कि हार हो जाने के बावजूद भी, तमाम दस्तावेज होने के बावजूद भी अंदर मन से मैंने स्वयं में हार नहीं मानी थी। मैं निरंतर उस कार्य के लिए आगे करने के लिए तैयार भी था, कर भी रहा था। तथाकथित कुछ लोगों ने मेरे प्रति एक ऐसा भ्रामक प्रचार वगैरह का षड्यंत्र रचा जो जग जाहिर है। शायद इस बात से एनआईएस डीएलएड परिवार का कोई सदस्य अनभिज्ञ नहीं होगा कि नंदन बोहरा के विषय में क्या-क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लोगों को इस तरीके से भ्रमित किया गया कि भाई नंदन बोहरा को हमने सलाह दी थी कि आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए और वही केस को हरा है। नंदन बोहरा ही सब लोगों का भविष्य बर्बाद किया है। अरे कल्पना की बात है, आप इतना सोचिए कि मैं भला केस कर रहा हूं, मुझे लाभ मिला, मैं उससे वंचित हुआ या नहीं हुआ, ये देखिए। तो लोग हुए भ्रमित हुए, कुछ लोगों को आपने ये इस योजना में, क्योंकि लंबे समय से आप उत्तराखंड के कई अभ्यर्थियों से आप संपर्क में थे, आपकी मंशा क्या है। आप कई चैनलों में बोलते हैं कि उत्तराखंड का बहुरूपिया है, ये है। हाँ, हमारे बहुत से रूप हैं। हम एनसीटी के कार्यालय में भी जाते हैं, एमएचआरडी जी, में भी जाते हैं, अपने राज्य सरकारों के पास भी जाते हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पर कई मेरे पास दस्तावेज हैं। उसके लिए हमने जो भी रूप हमको अपनाना है, अपने केस को जीतने के लिए हमने कई रूप लिए। पर आपका एक ही रूप था, वो मुझे तो पता था वो रूप कौन सा है करके। लोगों को आज उस बात का भली भांति एहसास होने लग गया है कि आपका रूप एक ही कौन सा है। अब इन बातों को अगर मैं उजागर करूंगा तो बहुत कई बिंदु निकलने आ जाएंगे। आज टीआरई 3 में जी, असम के अभ्यर्थियों को एनआईएस डीएलएड में मौका मिल गया। टीआरई जो 3.0 है उसमें बिहार के लोग वंचित हो गए और वहां के लोगों के द्वारा मुझे संपर्क किया गया था। जी, वहां के लोगों के द्वारा संपर्क ये किया गया था, सर हम केस कर रहे हैं, इसके लिए जिस प्रकार से आपने असम के अभ्यर्थियों से संपर्क करके उनको जो सहयोग दिया, हमको भी अगर कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो आप हमको कीजिए दस्तावेजों के मामले में। मैंने उनको कहा कि जहां पर भी अगर ऐसा दस्तावेजों की कोई आवश्यकता होती है तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपको करूंगा। लोगों ने बहुत अच्छी पहल की थी, लोग गए थे हाई कोर्ट में। बल्कि मुझे ये भी पता चला कि 25,000 रुपया वकील को ट्रांसफर करके 2-1 दिन के बाद उसमें आवेदन के मौका उनको मिले। जिस प्रकार से असम के लोगों को आवेदन का मौका दिया गया है अभी, तो उन लोगों का प्रयास था। लोगों की इतनी पीड़ा हो गई, इतनी तकलीफ हो गई, इन्होंने कहा नहीं जी ये तो तुम नहीं कर सकते हो, ये तो मैं ही करूंगा। लोगों ने 1,000 रुपये का, मुझे जो जानकारी दी गई, 1,000 रुपये का फीस रखा था और अच्छा प्रयास कर रहे थे, लोग जा रहे थे, उनका खुद का व्यक्तिगत मैटर था। तो लोगों ने कोर्ट की पूरी कार्यवाही कर ली थी। तो तुरंत उसके बाद एक वीडियो जारी करके कहा गया नहीं जी इसमें 2,000 रुपये का फीस लिया जाएगा, हम करेंगे इसमें। और एक
एक एक ऐसा प्रचार बना दिया, भाई आप पिटिशनर बनोगे तभी आपको मौका दिया जाएगा टीआरई 3 में, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। आज देख रहे हैं बिहार के लोग टीआरई 3 से भी वंचित हो गए, तथा कथित कुछ लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी उससे दिक्कत इतनी बड़ी पैदा हुई। बिहार के लोग आज इस बात के लिए व्यथित हैं। आज बिहार के लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, राज्य के कई लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। तब आप क्यों नहीं कह रहे हो भाई ये आंदोलन में मैं भी आऊंगा, मैं भी जाऊंगा करके? तब क्यों नहीं बोल रहे आप? तो ये तमाम बातें हैं। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा आरोप, मैं ये कहने के लिए कभी मेरी मंशा नहीं होती है, पर व्यथित मन के बस आपने जो दिल को दुखी किया, जो परेशान किया, आज वो जवाब तो लोग तुमसे भी पूछेंगे। आप बच नहीं सकते हो अब इस बात के लिए कि भाई हम पीछे हट जाते हैं, हम नहीं करेंगे। आपको करना पड़ेगा। आप लोगों को ये कहते थे हमने इतनी बड़ी पटना हाईकोर्ट से विजय दिलाई थी एनआईएस डीएलएड को कि आज पूरा देश जो है एनआईएस डीएलएड मान्य हो गया था। चलिए मानते हैं, हम उस बात के एहसान बंदे हैं, पूरा देश के एनआईएस डीएलएड के जितने 14 लाख लोग हैं इस बात के लिए एहसान बंदे हैं आपके। पर महोदय, आप स्वयं पटना हाईकोर्ट में पिटिशनर क्यों नहीं बन पाए? और यदि आप पिटिशनर बने हैं पटना हाईकोर्ट में, तो अपने पिताजी का नाम आपने सही क्यों नहीं लिखा? अपनी धर्मपत्नी का आपने पिटिशनर में पता तो कहीं और जगह का डाल दिया। यदि आप सही में आपने नाम, पिताजी का नाम बदल करके पिटिशनर वहां पर बने हैं, पटना हाईकोर्ट एनआईएस डीएलएड का जो केस था उसमें अपना पता दूसरा क्यों डाल दिया आपने? तो तमाम टाइप की बातें हैं जिनका जवाब अगर आप देने पर उतरेंगे ना, आप खुद फंसेंगे उन बातों पर। आप ये बताइए, नंदन बोहरा ने अगर हाई कोर्ट में केस कर रखा है, नंदन बोहरा ने अपना नाम डाल रखा है क्योंकि मैं एनआईएस डीएलएड का अभ्यर्थी हूं। मेरे को इस बात की प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं एनआईएस डीएलएड का अभ्यर्थी हूं या नहीं हूं। पर आप ये बताइए ना, आप पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर क्यों नहीं बने? यदि बने हैं तो अपने पिताजी का नाम क्यों चेंज करके आपने किया? तो ये प्रश्न तो जवाब आपको बनता है, ये देने ही पड़ेंगे। पर यदि वास्तव में आपने इतना ही काम किया है एनआईएस डीएलएड के लिए, फिर जो ये लोग बातें कर रहे हैं बिहार के लोग, क्या वो गलत हैं? दुर्भाग्य की बात है। यदि आपने जिनसे सहयोग लिया है वो इस बात के लिए क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो इतना दावा करता हूं, इतनी डेफिनेट बात कहता हूं, आप उन लोगों को अपने उस ग्रुप से, जिस ग्रुप में उन्होंने आपको सहयोग करके, आर्थिक सहयोग करके आपको साथ जुड़े हुए हैं, उस टीम में आप उनको रिमूव कर देंगे। ये मैं बिल्कुल डेफिनेट बात कहता हूं। सर, पीड़ाएं बहुत हैं, तकलीफ बहुत हैं, बस जवाब तो आपको देना पड़ेगा जी। आप ये कहेंगे, अरे आप एक पत्र बता दिए, एक काम बता दिए जो आपने ये कर रखा हो, ये मैंने कर रखा, ये प्रमाण है। मैं इस बात का दहाड़ करके कहता हूं, यद्यपि मैं अपने मियां मुट्ठू नहीं बनता हूं, फिर भी आपको ये बात कहता हूं, 16 दिसंबर 2020 का एमएचआरडी से पूरे भारतवर्ष में जो मान्य करने वाला पत्र है, वो पत्र नंदन बोहरा ने ही बनवाया था। 6 जनवरी 2021 का जो पत्र है एनसीटी का, जो पूरे भारतवर्ष में ऑल चीफ सेक्रेटरी को जो लिखा गया था एनआईएस डीएलएड के लिए, जिसमें कि ये कहा गया था कि यह फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है एनआईएस डीएलएड, वो पत्र, और ये भी कहा था कि ये रेगुलर डीएलएड के समकक्ष है, वो पत्र नंदन बोहरा ने बनाया था। उत्तराखंड टीचर एनआईएस डीएलएड टीचर एसोसिएशन के द्वारा वो पत्र बनाया गया था, जिसमें राजस्थान और कई राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस बात के लिए मौका दिया गया था। जब एनसीटी ने ये कह दिया है कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है, तो उनको पात्र माना जाए, उनको योग्यता में शामिल किया जाए। राजस्थान के लोग इस बात के लिए धन्यवाद अदा किया था मुझे। ये बता दें हमने ये किया है करके। झूठी झूठी बातें कह करके आप बच नहीं सकते हैं। आपने लोगों को इस बात के लिए तो मिसगाइड कर दिया कि नंदन बोहरा केस को हरा दिया। आप प्रमाण दे सकते हैं नंदन बोहरा ने कौन से ऐसे पॉइंट रखे करके। हम इसलिए इस बात का हम इंतजार में हैं कि एक दिन ये बात आएगी, ये बात जरूर आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने जो लोगों को मिसगाइड किया है उसका जवाब आप दीजिए। आप जी सर बताएं। लंबे समय से जब इनके द्वारा
लंबे समय से जब इनके द्वारा मैंने इनकी मंशा को पूर्ण रूपेण भांप लिया था, वो इस आशय से सर्वोच्च न्यायालय में जब हमने कार्यवाही की थी, तब इनको तकलीफ हुई थी। भाई ये लंबे समय से इस इंतजार में थे कि उत्तराखंड एनआईए डीएलएड केस हार जाता तो हम आगे को जाते, हम इसको अपने ढंग से नचाते। ठीक, ये तकलीफ की बातें आई। उसके बाद अपना वेस्ट बंगाल के लोगों ने जब ये कहा, जब वेस्ट बंगाल क्लियर ये बात को कह चुका था कि भाई हम न तो उत्तराखंड से मामले से कवर्ड हैं, न ही हमारा सर्विस रूल इस ढंग का है कि गवई जी का जो जजमेंट है वो हम पर प्रभावी नहीं होता है, तो उनको न्यूट्रल जब चलना था, वो खुद ही कह रहे थे हम गवई जी के जजमेंट से नहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको जस्टिफाई करना था वो। तो तब इनको तकलीफ हो गई वहां पर भी। और मजे की बात आपको ये बता दूंगा, इनके वकील के द्वारा जो भी वो जो वेस्ट बंगाल के अधिवक्ता थे, जिसमें उनको सहयोग मेरे द्वारा भी जो लीगल सहायता मिल रही थी, मैंने उनके निवेदन पर उनको जो सहयोग कर रहा था, तो हमारे जो अधिवक्ता थे वेस्ट बंगाल के, उनसे भी ये कहा गया, अप्रोच किया गया कि आप अपने केस को वापस लीजिए। तो ये, और दूसरी बात, जब पटना में टीआरई 3 के लिए हमारे बिहार के लोगों ने केस करना चाहा, तब इनको तकलीफ होगी। तब मैंने ये सोचा कि ऐसी कंडीशन में एक मौका इन्हीं को देना चाहिए। ये कब तक करते हैं? एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी सामने लोगों के होगा। तो इन बातों को देखते हुए आज की डेट में सभी दारोमदार जो है उन्हीं के पास है, वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, भले वो गजट का हो या फिर एनआईए डीएलएड को मान्य करने की 200% वो मान्य करने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है भैया, वो 100 से ऊपर 200%, 100 तो हमने गणित पढ़ा था, पर 200% अगर वो कह रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति सोच रहा है, उसकी भूल है। एनआईए डीएलएड में योग्यताओं का भंडार है, बशर्ते योग्य व्यक्तियों को आगे आने का मौका दिया जाए। हम तो कह रहे हैं गजट के लिए लोगों ने केस कर रखा, तो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं भाई, अपने प्रयास तो कर रहे हैं, अपना एफर्ट तो दे रहे हैं। नहीं, देखिए वेस्ट बंगाल का जो पहले भी आपको कह चुका था, कई अन्य माध्यमों से लोगों तक ये सूचना मैंने भी दी और वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों द्वारा भी दी गई थी कि वेस्ट बंगाल के सर्विस रूल में लिखा हुआ है एनसीटी एमएचआरडी से प्रेस्क्राइब जो डीएलएड है वो यहाँ पर पीआरटी के लिए एलिजिबल है। उसी बात की उनकी लड़ाई है। ठीक, प्रश्न यह है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनको जाना था हाई कोर्ट। उनका मत यह है, यदि हम हाई कोर्ट से जाते हैं तब तक हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हम बाहर हो जाएंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। यदि उनका कहना है यदि हमको हाई कोर्ट भी ट्रांसफर कर दिया जाए तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते उसमें जो वहां पर बहस हो, उस बहस वो कंडीशनल हो, उसमें ये रखा जाए, पहला इनके पदों को रिजर्व रखा जाए जी। जो इनके पद हैं एनआईए डीएलएड के, इतने पदों को तब तक रिजर्व रखा जाए जब तक कि इसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। एक बात ये बात। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि गवई जी का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि उत्तराखंड का जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, हमारा सर्विस रूल उससे मैच नहीं खाता है, हमारा सर्विस रूल अलग है जी। ये चीज। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हाई कोर्ट जो कलकत्ता है वो उसको एक टाइम पीरियड के अंदर उसकी सुनवाई पूर्ण करे, ये उनकी मेन प्रेयर है। उनको इस बात के लिए भी तकलीफ नहीं है यदि कोर्ट या तो डिसीजन करे या तो वो नोटिस करे, एमएचआरडी को एनसीटी को नोटिस करे, तब भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। यदि वो उनके कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए भी अगर केस को ट्रांसफर कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनकी प्रेयर ही इतनी है, उनकी इच्छा ही यही है।
क्योंकि अगर बाई चांस उनका केस अगर वहां ट्रांसफर हो जाता है उनके हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट में दो तीन बातें उनका मेन मुद्दे हैं, पुनः रिपीट कर रहा हूं। पहला, उनके पदों को रिजर्व रखा जाए जितने एनआईडीएलएड वाले हैं। दूसरा, कि एक टाइम पीरियड के अंदर उसकी सुनवाई हो। तीसरा, गवई जी के परिप्रेक्ष्य में जो कि उत्तराखंड के सर्विस रूल के हिसाब से उनका जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के को हटा अलग रख करके उसको सुनवाई किया जाए। तो ये उनकी प्रेयर है। तो उनको दिक्कत क्या है? वो कहते हैं कि अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता तब भी वेल एंड गुड, यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देता है, कंडीशन इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इनको इतनी बात की परेशानी क्यों हो जाती है, मेरी समझ से परे है। जी। आज देश के एनआईडीएलएड वाले जो हैं गवई जी के जो जजमेंट है उससे प्रभावित हुए हैं। और अपना वेस्ट बंगाल के लोग कहते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि हमको गवई जी के जजमेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम इसको वहां पर जस्टिफाई करेंगे। तो वो तो क्लियर कट अलग ही उनका मामला हो गया ना। देखिए, ये देवभूमि है, उत्तराखंड के लोग सीधे साधे हैं। जी। इन लोगों को बहलाने फुसलाने का जो एक रंग वाले लोग हैं, जिनका लक्ष्य एक है, उन लोगों ने उत्तराखंड के कुछ लोगों को अपने जाल में फंसा करके ऐसा रिव्यू लगवा दिया। और दुर्भाग्य से वकील ने जब लगाया रिव्यू, या चाल थी या क्या था, वो नंदन बोहरा के नाम से लगा दिया। जबकि नंदन बोहरा ने ये कहा था कि जब तक हमारे पास लीगल एविडेंस नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इसमें कार्रवाई नहीं करूंगा। ठीक, उसके लिए प्रयासरत था भी उस समय। नंदन बोहरा का नाम इनको जस्टिफाई करना पड़ गया कि भाई ये नंदन बोहरा ने नहीं कर रखा, हमने कर रखा है। ठीक। और जब लोगों ने ये क्वेश्चन, ये भी कि प्रश्न कहां से आया, जब लोगों ने प्रश्न किया, विशेषकर वेस्ट बंगाल के लोगों ने कहा, ये कहने लगे हम रिव्यू लगाएंगे, ऐसा करेंगे। तो जब वेस्ट बंगाल के लोगों ने कहा भाई आप रिव्यू किस बात पर लगा पाएंगे, आप तो पार्टी ही नहीं है गवई जी के उसमें, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने उत्तराखंड के लोगों में एक मोहिनी एक अस्त्र ऐसा डाला, उनको महाजाल में फंसा करके रिव्यू लगवा दिया। और मजे की बात, 31 जनवरी को, जहां तक मुझे याद है 31 जनवरी को शायद वो केस लगवाया गया था। जी। 1 महीना पूरा होने को है, 1 महीने पूरा होने को है। उस रिव्यू में जो उसकी लीगल कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी पूरी नहीं हुई है। वो रजिस्ट्रार के वहीं फाइल पड़ी हुई है और एक समय के बाद वो रिव्यू खुद ही जो है खत्म हो जाती है। वो जज के चैम्बर तक तो गई नहीं है। तो मनसा देखिए ना, मनसा देखिए, अभी इच्छा क्या है, इच्छा क्या है आपकी, देखिए मनसा क्या है। आप कोई एक चीज बता दीजिए, ये काम मैंने कर रखा है और इस काम में ये कर रखा है। आप कोई भी बात को, लीगल बात को रखिए, आप किससे टकरा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपका जवाब क्या रहता है। मैंने 5 लाख रुपए रखे हैं केस करने के लिए, नंदन बोहरा पकड़ के ताल ठोक करके कह रहा हूं, इस बात को कभी कहता नहीं हूं, आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आप 5 लाख मैंने रखे हैं, एक के ऊपर केस करना है, धन्य है आप। मैं ये मानता हूं कि कोई भी काम किसी डिप्लोमा को अगर वैलिड करना है, आपको उसके लिए कार्रवाई करनी है तो आर्थिक सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। ये भी बात सार्वभौमिक सत्य है जी। जिन लोगों ने, जो लोग आर्थिक सहयोग किए हैं वो उसके दोषी नहीं हैं। पर आपकी मंशा क्या है, जिनके चंगुल में बेरोजगार लोग, आर्थिक तौर पर जो दबे कुचले लोग थे, जो फंस गए हैं, अब अगला टारगेट इन्होंने तो मक्खी जैसा चूस करके इसको किनारे कर दिया। जी। मैं बताऊंगा वो क्यों कह रहा हूं मैं। आज देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइल अगर कर दी है ना, रीट दायर कर दिया है, उस रीट में एमएचआरडी, एनसीटी बेशक वो हो जाते हैं, वो अभी भी हो जाएंगे। और इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी, आपने इतनी जल्दीबाजी में फाइल क्यों किया, और आज आप डिफेक्ट क्यों रिमूव नहीं कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया।
इतनी जल्दीबाजी में क्यों? क्योंकि लोगों का प्रेशर था, आप रीट लगाइए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने कहा था हम आउटकम लेंगे भर्तियों में, क्यों नहीं लिया? भर्ती सब निकल गई हाथ से। लोगों से आपने सहयोग ले लिया, अब इनका, क्योंकि आप इतने लोगों ने जो सहयोग कर दिया, अब इनका अगला टारगेट क्या है? वो जो लोग जॉब पर लगे हैं, अब उसमें इनका लक्ष्य रहेगा कि हम अब इनको टारगेट करेंगे, इनको करेंगे। भाई तुम तो बाहर निकलने वाले हो। जी। क्या आपका क्या करना चाहोगे? आप क्या कर लोगे? मैं पुनः उसी बात पर जा रहा हूं। इनके बयानों के आधार पर इन्होंने 5 लाख रुपए एक ऐसा फंड रखा हुआ है जो ये केस करने के लिए करेंगे कि इनके खिलाफ कोई बोलेगा हम उसके लिए केस करेंगे। 5 लाख रुपए रखा है जो लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया है। आज आपको भी कह रहा हूं, आप अपने चैनल पर लाते हैं, लाइए, अच्छी बात है। आपको सभी को लाना चाहिए, सभी के विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। सोच अगर यही आप रहती है कल को सर। कोई बात कह देंगे, आपके चैनल के ऊपर केस हो जाएगा। ध्यान रखिए, 5 लाख का फंड रखा हुआ है, ये खुद कहते हैं। और गरीब लोगों, क्योंकि देखो भाई, इतने तो आप धनाढ्य नहीं होंगे कि 5 लाख आपने केस करने के लिए रखे हैं। क्या पता हो भी सकते हैं, क्योंकि आप तो फ्लाइटों से आने जाने वाले लोग हैं। जी। आप तो सामान्य ट्रेवल भी नहीं करते हैं, तो क्या पता हो भी आपका ऐसा फंड। पर दुर्भाग्य की बात है, जिन लोगों ने इतना विश्वास करके आपको सहयोग किया था, उसका आप ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपया आपको केस करने के लिए रखा हुआ है करके। जी। तो असलियत लोगों के सामने है। जो भी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि मैंने भी उसके लिए ये कर रखा था, वो मैं आपको बाद में उसका जी, उस वो विषय सवाल है भी पर मेरा। वो जी। कर रहे हैं, वो प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। पर जब सामने, क्योंकि ये न्यायालय की प्रक्रियाएं हैं, जब अंत में परिणाम आ जाता है, अवलोकन उसके बाद किया जाता है कि हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या बना, ये करके। तो अभी ये कहना कि उसका हमको कितना फायदा मिलेगा और कितना उसका नुकसान होगा, ये बात का विषय है। अगर कोई इसके लिए आदेश जारी करता है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेश के क्रम में गजट जारी होगा ही होगा। अब प्रश्न ये आता है, वो किस परिप्रेक्ष्य में आता है? आरटी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की बात करता है, इसको 2 ईयर का मान करके करता है। ये थोड़ा सा विषय अभी, क्योंकि ये कानूनी बातें हैं, इसको ओपनली या ये कहें कि सभी बातों को रख दें, वो उचित नहीं है। वो कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, क्या उसको 2 ईयर का डिप्लोमा मान करके अगर वो कर देगा तो आरटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसको 18 मंथ का डीएलएड की बात अगर आएगी तो आरटी एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, उसमें एडिशनल आपको ये करना पड़ेगा। ये विषय बाद में है, वो मैंने, हालांकि उन्होंने क्या प्रेयर कर रखी है ये मुझे भी मालूम नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कौन कौन सी बातें उसमें रखी हैं। जी। क्या उन्होंने ये कह रखा है कि ये 18 मंथ का जो डीएलएड है, या आरटी एक्ट में जो अमेंडमेंट सेक्शन 23 जो कहता है उसमें एनआईएस डीएलएड यदि उसको 18 मंथ का मान रखा है, तो 18 मंथ के डीएलएड अगर उसको पीआरटी के लिए सेक्शन 23 में उसको न्यूनतम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मान रखा, ये कई बातें हैं, वो समय आने पर ही अगर उसका उल्लेख किया जाए तो सही है। वो निर्भर करता है इलाहाबाद के जो अधिवक्ता महोदय के द्वारा क्या क्या एनआईएस डीएलएड के सभी राज्यों के सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्तालाप करते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं कि जिन लोगों का मुझसे कोई सलाह मांगी जा रही है तो मैं क्या दे सकता हूं। मुझे बिहार से कई लोगों का फोन आया, नाम तो मैं उनका उतने लोगों का जानता नहीं हूं जिनका फोन वगैरह आए, तो उनमें से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं आंदोलन के लिए और आप उसमें हमको सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको यही कहा कि सर्वप्रथम आपको वहां के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उस क्षेत्र के,
क्योंकि आप किसी बात को आंदोलन अगर आपने नाम ले लिया तो आपको उसके लिए भी कानून है, उसका अध्ययन करना होगा कि हम अपनी बात को किस माध्यम से, किस तरीके से रख सकते हैं। तो जी, मैंने उनको सलाह दी कि पत्र वगैरह आप बना करके उसकी अनुमति लीजिए, कितनी संख्या आ रही है, कहाँ से आ रही है, लोगों से ऐसा संवाद स्थापित कीजिए। तो वो उनको मैंने, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक पत्र हमको बना करके कि किस ढंग से हम वो करें वहाँ पत्र, तो मैंने दिया था उन लोगों को, उनको प्रेषित किया था। तो चल रहा है उनका इंटरनल, अपने स्तर से वो लोग लगे हुए हैं, अच्छी बात है। भाई अगर जो भी व्यक्ति एनआईएस 14 लाख लोग हैं, सबकी क्षमताएं, सबका बुद्धि का स्तर, सबकी मंशा, नियत सबकी अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो एक सुखद अनुभूति वाली बात है कि लोग कम से कम कर तो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे तो हैं कि उनको एक और रास्ता दिख रहा है, तो जरूर उसका भी परिणाम अच्छा ही निकलेगा। पर जो घर पर सोए हैं उनके लिए क्या? देखिए, आपने दो चीजें आपने 2 प्रश्न कर दिए। एक तो टीआरई 3 बिहार का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्योंकि वो प्रश्न कर मैटर है दिए सर, हैं। इसलिए मैंने यद्यपि पूछ मैं, लिया। हाँ, नहीं, यद्यपि जी, मैं उनका उत्तर अपने पूर्व उसमें दे चुका हूं। आप ये देखिए, बिहार, असम के लोगों को इंटरनली रिलीफ मिला आवेदन करने का मौका, ठीक है। जी, दूसरी बात, जो टीआरई 3 थे, वहां के अभ्यर्थी भी जो उससे प्रभावित हो रहे थे, जो व्यथित थे, दुखी थे, उन लोगों का प्रयास बहुत सराहनीय था, उन्होंने किया भी था। और उसमें इतना जो पिटिशनर हैं, क्योंकि पिटिशनर में यदि कार्य लंबित हो रहा था, तो इतना पिटिशनर की आवश्यकता थी ही नहीं कि वो पिटिशनर को ही आवेदन करने का मौका दिया जाए। ऐसा था ही जी, नहीं वो मैटर। उसको जिस रूप में ढाला गया लोगों को डाउन करने के लिए, तो आज तो वो चले गया, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस बात के लिए भाई आवेदन का एनआईएस डीएलएड को कंडीशनल मौका दिया जाए, क्योंकि अभी तो आवेदन लिए जा रहे जी, हैं। एग्जाम में बैठने से आप वंचित हो गए, क्यों कर रहे हैं? उनको एग्जाम देने दिया जाए, उनका जो अपना रिजल्ट है उसको रिजर्व रखा जाए। इतनी उनकी प्रेयर थी और जो बहुत सार्थक थी। और ये असम के जो केस में हुआ था वैसा उनको लाभ मिलने की पूरी पूरी प्रबल संभावनाएं थी। पर दुर्भाग्य से जहां पर मंशा लोगों की ये लगी, जो लोग काम कर रहे थे उनको ये लगा नहीं भाई आप नहीं कर सकते हो, हाई कोर्ट हमारा, सुप्रीम कोर्ट हमारा, हम ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो आज वो वंचित हो गए उससे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेतृत्वकारी हमारे सामने आए जो यही बताना चाहते हैं कि जो करेंगे हम ही करेंगे, हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो ये दुर्भाग्य का विषय रहा है, जिसकी आज तक एक हियरिंग भी नहीं हो पाई, और जिनके द्वारा बारंबार इससे पूर्व कहा जाता था हम आउटकम लेंगे, हम आउटकम लेंगे, जितने भी राज्यों में भर्तियां हैं उनको रोकेंगे। आज सभी राज्यों की भर्तियां हाथ से निकल चुकी हैं। जी। एक सवाल और और है सर। दूसरी बात आपने जी, सुप्रीम कोर्ट में कहा, जी, दूसरा आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं कि जो केस लगा है उसका डिफेक्ट रिमूव किए हैं नहीं किए हैं, वो देख लीजिए आप। उसमें एनसीटी को, एमएचआरडी को, किसी को पार्टी बना रखा है। अब वो कितना जल्दीबाजी में, कितना उसमें तीव्रता के साथ उसको काम करने का प्रयास किया गया, जब इतना टाइम दिया गया था, जब इतने समय से। आप हमारा 28 नवंबर को जब के डिसीजन आया था, उससे पूर्व 3-4 महीने से आप फड़फड़ाए हुए थे। जी, आप ये फड़फड़ाए हुए थे हम कूद जाएंगे, हम बिल्कुल उसमें कूद करके झमेला ही खत्म कर दे। अरे आप बंदरों की एक्टिविटीज क्यों कर दे? कूदने का काम तो टीचर का थोड़ी होता है, वो तो बंदर करता है कूदने का काम। हम झमेला खत्म कर देंगे, हम पूरे व्यापक तौर से उसे परत दर परत खोल देंगे। कहां गई आपकी परत हो? तो अब क्या बोले उन बातों को? जी। जी, आपने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया। मेरे को इस संदर्भ में भी बहुत लोगों के, हमारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के फोन जी, आते हैं। जैसा कि जी, मैं आपको आपको पहले भी कह चुका हूं, शायद मैंने ये हमारा जजमेंट आने से पूर्व में भी कई सांसदों के पत्र बनवा लिए थे मैंने,
और मैंने ये बात जी कह भी दिया था, यदि हमारा जो डिसीजन है वो नेगेटिव भी आता है तो एक गजट ही ऐसा पॉइंट है जो पूरी कहानी को बदल सकता है, क्योंकि इस हमारे एनआईजीएलएड में सबसे बड़ी जो त्रुटि हुई है वो गजट प्रकाशन न होना ही सबसे बड़ी त्रुटि है। ये मैंने नवंबर 28 नवंबर से पूर्व में भी कहा है। आप देखेंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो पत्र है वो जजमेंट आने से पूर्व का है। ठीक, अब प्रश्न यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में मैंने जो केस किया वो केवल इसलिए किया क्योंकि वो जुडिशरी एरिया एनसीटी का एमएचआरडी का क्षेत्र है, इसलिए वो वहां रीजनल जो ऑफिस है उनके द्वारा काउंटर नहीं, डायरेक्ट हेड ऑफिस के द्वारा ही उसमें प्रति उत्तर दिए जाते हैं। ऐसा मुझे मेरे अधिवक्ताओं के द्वारा सलाह दी गई थी। दूसरी बात, ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने एनसीटी के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपने क्षमता के आधार पर अधिकारियों से एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना आपके द्वारा एक रिव्यू फाइल दायर किया जाए, क्योंकि आप भी इसमें रिस्पोंडेंट हैं। न केवल इसमें नंदन बोहरा एनआईजीएलएड की हार है, वरन इसमें एनसीटी की भी हार है, क्योंकि एमएचआरडी इसमें उस समय पार्टी नहीं बनी थी, क्योंकि ये केस जो राज्य सरकार के द्वारा और बीएड के द्वारा किया गया था। हम रिस्पोंडेंट थे, जो भी पार्टियां उन्होंने बनवाई थी उसमें एमएचआरडी पार्टी नहीं थी। तो एनसीटी के समक्ष मैंने प्रस्ताव रखा, क्यों ना आपके द्वारा इसमें रिव्यू फाइल किया जाए। रिव्यू फाइल करने से एक जो विवाद ये है कि भाई इसके क्या क्या कमी रह गई थी, एनसीटी अगर इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारी गलती की वजह से ये जो अभ्यर्थी हैं इनका अहित हुआ है, तो मैंने उनको ये कहा यदि आप ये नहीं, एनसीटी के सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा कि यदि आप रिव्यू फाइल नहीं करते हैं, उससे क्या होगा, देश के जो अलग अलग राज्यों के एनआईजीएलएड वाले हैं वो एनसीटी के एमएचआरडी के ऊपर केस करेंगे और आपको तब भी गजट बनाना ही पड़ेगा, और आप लोगों को उतनी जगहों पर अपने जो कानूनी कर देंगे, उस जो ये मामला है सुलझ जाएगा और आप ये कहेंगे कि समय पीरियड हमको दिया जाए, ये गजट प्रकाशन का काम हमारी गलती। इस बात को रखते हुए उन एनसीटी के उच्च अधिकारियों के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके द्वारा ये मुझे कहा गया कि भाई कौन से राज्यों में केस एनसीटी के ऊपर कर रखा है, उसका कुछ डायरी नंबर हो, केस नंबर हो, दे दीजिए। तो मेरे पास उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि कई जगह से ये भ्रामक खबर आ रही थी कि एनसीटी के ऊपर केस किया जा रहा है। तो इसी दरमियान पार्लियामेंट में भी मैंने इस बात को उठाने का प्रयास किया, जो आप लोगों के सामने आया भी है, आप लोगों ने देखा भी, जो कि निराशाजनक था। इसकी मेरे को आशा नहीं थी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर एमएचआरडी देगा ही नहीं करके। जी ठीक है, तो मैंने जब एनसीटी से ये जवाब उन्होंने कहा कि भाई केस कहाँ है, तो मुझे निराश होकर के उसी दिन मैंने हाईकोर्ट दिल्ली में केस दायर कर दिया था, और केस अभी पेंडिंग पोजीशन में है, और उसमें जो कार्रवाई आगे होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रखी है। क्यों? क्योंकि मुझे अधिवक्ताओं के लिए फीस की आवश्यकता थी और कई दौड़ा भागी वगैरह के काम करने थे, इसलिए मैंने वो कार्य को अभी पेंडिंग कर रखा, और मैंने ये एनसीटी को दिया कि भाई मैं केस कर चुका हूं करके। उसी दरमियान में यूपी से भी केस हो गया, तो मैंने ये सोचा कि भाई वही सहयोग कर रहे हैं तो वो केस कर रहे हैं, ठीक ही है, वो केस कर रहे हैं तो उसी का इंतजार कर लेते हैं। तो इसीलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है मेरा, वो अभी पेंडिंग में है। ऐसी पोजीशन में यही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने हमारे एनआईजीएलएड में एक उनके जो भविष्य के साथ कुठाराघात किया है, जो समय पर समय यही कहते हैं कि हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, हम परत दर परत खोलेंगे, हम व्यापक सुनवाई करेंगे, तो आप तो व्यापक सुनवाई कर दीजिए, आप तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं ऐसा न करके, ऐसा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। जो लोग इस बात
इस बात के लिए आपको सहयोग राशि आपने अपना अकाउंट सार्वजनिक किया था, उस के अनुरूप अगर आप समय रहते हुए कार्य नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये ध्यान रहे। और भविष्य एनआईडीएलएड के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात मत कीजिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और सभी लोग सजग हो जाइए, अपने सहयोग जो राशि दी है उस सहयोग राशि के कार्य के संदर्भ में उन लोगों से कहिए कि हमारा काम कब तक होएगा, कब आप केस करेंगे। हार जीत बात का विषय है, जी कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसको तो अपनाया जाए, ये चीज आप लोग कहिए और अविलंब करवाइए, क्योंकि ये समय बीत रहा है। और दूसरे, जो लोग जो जॉब में हैं, अभी आपको कोई चिंता करने की फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है। और आप देख रहे हैं ये लोग जो बेरोजगारी के दंश से तो जूझ रहे हैं, साथ में उनके ऊपर उनको चंगुल में लेकर के जो उनके साथ शोषण किया गया, जो उनके खिलाफ ऐसे उनके साथ उनको एक टाइप का दंड दिया गया है, तो कम से कम आप जो जॉब पर लगे हुए हैं ये बात आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या करना है, किसके बहकाव में आना है, किसके बहकाव में नहीं आना है। आप लोग सजग हो जाइए, इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा। मैं केवीएस की, मैंने केंद्रीय विद्यालय वालों जी। के उन लोगों का भी मुझे फोन आता है, मैंने उनको बोल रखा है कि भाई मैं जो भी कानूनी कार्रवाई वगैरह मैंने की है मैं करता हूं, वो मैं केंद्रीय विद्यालय का भी उसमें उल्लेख जरूर करता हूं। भले मैंने एमएचआरडी में कर रखा हो, एनसीटी में कर रखा हो, मैंने केंद्रीय विद्यालय का जरूर नाम लिया है। आप देख लेना, जो भी मेरी कार्रवाई है एक दिन सार्वजनिक जिस दिन होंगी उस दिन देख लेना आप कि केंद्रीय विद्यालय का नाम है या नहीं है। मेरे को व्यक्तिगत तौर पर इनसे कोई ऐसा अपेक्षा नहीं है कि आप मुझे ये दीजिए, ऐसा करिए करके, पर मैं एक अपना जो केस को ये समझिए कि एनआईएस का जो मैं लाभार्थी बनने का प्रयास करता हूं, तो मैं उसमें केंद्रीय विद्यालय का भी उल्लेख जरूर करता हूं। ये समय आने के बाद मैं कुछ प्रमाण आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा, ये आपको दिखेगा।